गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क वर्सेस मोमेंट। ये टर्म्स क्या हैं दोनों और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो में यही समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों टर्म टॉर्क और मोमेंट दे आर रिलेटेड टू द फोर्स, फोर्स के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फोर्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मैंने फोर्स को लेके वीडियो बनाया है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। फोर्स इज ए काइंड ऑफ पुश और पुल, एक तरह का खींचना और धकेलना उसका प्रोसेस है फोर्स। और इस प्रोसेस में जिस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगती है उसका साइज, शेप, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैट से बॉल को हिट करता हूं जोर से, तो उस बॉल की स्पीड भी चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी चेंज हो गया। और अगर हम ध्यान से देखें, जब बॉल को मैंने हिट किया तो उसकी शेप, उसका जो वो भी थोड़ी सी कॉम्प्रेस हो गई, तो उसका शेप और साइज भी हमने चेंज कर दिया। तो फोर्स के पास ये सारी एबिलिटीज होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो जिस पे लगती है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकती है। अब कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पार्क जाते हैं, पार्क में आप देखते हैं बच्चे सीसॉ झूले में झूल रहे हैं, एक बच्चा ऊपर दूसरा बच्चा नीचे, इस तरीके से झूल रहे हैं। या अपनी डे टू डे लाइफ में हम फ्रिज का डोर ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, घर का डोर ओपन या क्लोज करते हैं। इन सब चीजों में फोर्स लग रही है, पुश और पुल की एक्टिविटी हो रही है। जैसे अगर सीसॉ में देखें, जो बच्चों का वेट है वो एक तरह से फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर हम इस चीज को थोड़ा और करीब से देखें, सीसॉ के प्रोसेस को, तो हम पाएंगे बच्चों का जो वेट है फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। और एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बच्चे ऊपर नीचे हो रहे हैं, झूल रहे हैं। इस रेफरेंस पॉइंट को हमने पाइवट पॉइंट बोल दिया। और ये पाइवट पॉइंट जहां पे फोर्स लग रही है उससे कुछ दूरी पर है। बच्चों का वेट फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, फोर्स कहीं और लग रही है, और इस पाइवट पॉइंट में जो ट्विस्ट है वो थोड़ी सी दूरी पर आ रहा है। सिमिलरली, अगर जैसे मैं डोर खोलता हूं फ्रिज का, डोर का एक हैंड फ्री है ओपन होने के लिए, और जो दूसरा हैंड है फ्रिज की मेन बॉडी है उसके साथ अटैच्ड है, हिंज्ड है। तो जैसे ही मैंने डोर खोला, फ्रिज का दरवाजा खोला, एक एंड से फोर्स मैंने अप्लाई की, मैंने पुल किया, और जो ट्विस्ट मुझे देखने को मिला, जहां पे डोर अटैच्ड है मेन बॉडी के साथ, वो कुछ दूरी में मुझे ट्विस्ट देखने को मिला। तो एक चीज हमें इस सिस्टम को देख के समझ आ रही है, फोर्स जहां पे ट्विस्ट होने वाला है या हो रहा है उससे कुछ दूरी पर लग रही है, कुछ डिस्टेंस पे लग रही है। चलिए इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बना लिया सीसॉ का, या ओपनिंग ऑफ फ्रिज डोर, कुछ भी हम मान सकते हैं। ये पाइवट पॉइंट है जहां पे हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इससे कुछ दूरी पे मैंने फोर्स अप्लाई की, परपेंडिकुलर मैंने फोर्स अप्लाई की। जरूरी नहीं कि फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे हो, जब एंगल पे लगेगी तो क्या होगा उसको भी समझेंगे। ये पाइवट पॉइंट है जहां पे हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा, और कुछ दूरी पे है, डिस्टेंस डी की दूरी पे। इसको हम, जो डिस्टेंस है उसको हम लीवर आर्म बोलते हैं, और ये हमने फोर्स अप्लाई की। कितने मैग्नीट्यूड की वजह से इसमें ट्विस्ट आएगा, वो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस, लीवर आर्म की जो लेंथ है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पॉइंट ए पे जो हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा वो किस वजह से होगा, फोर्स विद डिस्टेंस, और फोर्स विद डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू लीवर आर्म लेंथ की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई की, और मल्टीप्लाइड बाय लीवर लेंथ। अब दूसरा केस समझते हैं जहां पे मेरी जो फोर्स है वो कुछ एंगल बना रही है, जो लीवर आर्म है उसके रिस्पेक्ट में मान लेते हैं वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस केस में हम फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। अगर ये 60 डिग्री बना रही है, फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा F sin 60 डिग्री। तो इस केस में हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स विद डिस्टेंस का, वो आएगा F sin 60 डिग्री या F sin थीटा, जनरल में ले लिया। अगर थीटा कुछ भी हो सकता है, 40 डिग्री, 45, 30, 50, 60 कुछ भी हो सकता है, इनटू डी, जहां पे कितनी दूरी पर है फोर्स अप्लाइड, उसका डिस्टेंस, जिसको हम लीवर आर्म बोलते हैं। तो इस केस में ये मैग्नीट्यूड होगा फोर्स विद डिस्टेंस का, जो कि इसमें ट्विस्ट लाने की क्षमता या कैपेसिटी रखता है। तो ऐसी फोर्सेस जो कुछ दूरी पर लग रही हैं और उनसे कुछ दूरी पे हमें ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, उन फोर्सेस को हम टॉर्क और मोमेंट बोलते हैं। अब इनका जो यूनिट्स हैं वो सेम है, न्यूटन मीटर।
क्योंकि दोनों जो हैं वो प्रोडक्ट है अप्लाइड फोर्स इनटू लीवर लेंथ की जो आर्म लेंथ है मीटर्स में हम लेंगे, तो इसका जो यूनिट हो गया न्यूटन मीटर हो गया। चलिए अब इनके डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। मेरे को एक रेंच दिया गया और बोला गया कि एक पेज को मुझे खोलना है, उसको रोटेट करना है। इस रेंच की जो लेंथ है आर्म लेंथ, हमने इसको डी मीटर्स ले लिया और मैं अब फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ताकि मैं पहले F1 फोर्स लगाता हूं और इसे खोलने की कोशिश करता हूं। फोर्स विद ए डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा F1 इंटू लिवर आर्म की जो लेंथ है D मीटर्स, F1 इंटू डी। लेकिन मैं इसको खोल नहीं पाता। क्यों नहीं खोल पाता? क्योंकि जो स्क्रू था या पेच है वो उतने ही अमाउंट का रिएक्शन पैदा करता है, रिएक्टिव फोर्स पैदा करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो मेरी फोर्स है अप्लाइड फोर्स उसको कैंसल आउट कर देता है। तो इस केस में जो मेरा मैग्नीट्यूड है फोर्स का, फोर्स विद ए डिस्टेंस F1 इंटू डी, वो मोमेंट कहलाएगा। अब मैं थोड़ी सी फोर्स अपनी बढ़ाता हूं, इसको मुझे खोलना है, मैं F2 कर देता हूं, तो मेरी फोर्स विद डिस्टेंस हो जाएगी F2 इंटू लीवर आर्म की लेंथ, F2 इंटू डी। लेकिन इसके बावजूद में मैं इसे नहीं खोल पाता क्योंकि जो पेच है उतनी ही रिएक्टिव फोर्स अपनी इनर्शिया की वजह से प्रोड्यूस करता है और मेरी फोर्स को काउंटर एक्ट कर देता है। इस केस में भी जो प्रोडक्ट है F2 इंटू डी वो मोमेंट कहलाएगा। अब मैं थोड़ी फोर्स और बढ़ाता हूं क्योंकि मैं इसको खोलना चाहता हूं। जैसे ही मैंने अपनी फोर्स F3 की, ये रोटेट करना स्टार्ट हो गया और ये बन गया मेरा टॉर्क। और इस केस में टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा F3 इंटू डी। तो अब आप देख सकते हैं जब तक पेज मूव नहीं कर रहा था, रोटेट या ट्विस्ट नहीं हुआ, तब तक वो स्टैटिक था, वो मोमेंट था। लेकिन जैसे ही उसने मूव करना स्टार्ट किया वो टॉर्क बन गया। तो मोमेंट है हमारी स्टैटिक फोर्स, टॉर्क है हमारी मूविंग फोर्स। मोमेंट में मुझे रोटेशन देखने को नहीं मिलती क्योंकि ये स्टैटिक फोर्स है, जबकि टॉर्क में मुझे रोटेशन देखने को मिलती है। मोमेंट जो फोर्स है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ये मेंटेन करती है। कैसे? जैसे मैंने पहले F1 फोर्स लगाई, उतनी ही जो पेज था उसने रिएक्टिव फोर्स, रिएक्शन फोर्स पैदा की ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको कैंसल आउट कर दिया। सिमिलरली जब मैंने F2 लगाई तब भी उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी रिएक्टिव फोर्स पैदा कर दी और उसको कैंसिल कर दिया और बैलेंस रही। तो ये मोमेंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम शो करता है, जबकि टॉर्क पे नेट फोर्स इन्वॉल्व होती है। जैसी मैंने F3 लगाई, ये घूमना स्टार्ट कर दिया, रिएक्टिव फोर्स को ओवरकम कर लिया, इनर्शिया को ओवरकम कर लिया और उसमें हमें मूवमेंट देखने को मिली। तो टॉर्क में नेट फोर्स इन्वॉल्व होती है। आई होप स्टूडेंट्स ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ और समझते हैं। ये जो लिवर आर्म है इसकी लेंथ को कुछ छोटा बड़ा करके देखते हैं। मेरे को बोला जाता है कि एक पेज हमें खोलना है रेंच के मदद से और मिनिमम जो टॉर्क है वो 10 न्यूटन मीटर होना चाहिए, तभी हम इसको रोटेट कर पाएंगे। पहले केस में मुझे रेंच दिया जाता है जिसकी आर्म लेंथ 1 मीटर होती है और दूसरे केस में मुझे रेंच दिया जाता है जिसकी आर्म लेंथ 2 मीटर है। पहले केस में मुझे टॉर्क जनरेट करनी है 10 न्यूटन मीटर की, आर्म लेंथ है 1 मीटर, तो मुझे 10 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तभी 10 न्यूटन इंटू 1 मीटर 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनेगा और मैं इसको रोटेट कर पाऊंगा। जबकि दूसरे केस में जिसमें आर्म लेंथ डबल है, मुझे आधी फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि 5 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर 10 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो आपने देखा जैसे ही मैंने लेंथ को बढ़ाया मेरी फोर्स अप्लाइड कम हो गई। तो जो हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं वो ये चीज देखते हैं कि किस तरीके से लेंथ को एक ऑप्टिमम लेंथ बढ़ाई जाए कि हमें मिनिमम फोर्स लगानी पड़े अपने इंस्ट्रूमेंट्स, अपने टूल्स को यूज करने के लिए। लेकिन साथ में उन्हें ये भी देखना पड़ता है कि कहीं ज्यादा लेंथ करने से जो मटेरियल है उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पर इम्पैक्ट वीक ना हो जाए। तो ये इंजीनियर्स देखते हैं कि एक ऑप्टिमम लेंथ टूल्स की क्या होनी चाहिए जो एक बैलेंस बना सके आर्म लेंथ और अप्लाइड फोर्स के बीच में। अब एक एग्जांपल है आपके सामने, मैंने एक बीम ले ली है, उसको एक पाइवट पॉइंट पे हमने उसको बैलेंस करके रख दिया है। मेरे पास दो मास है, एक 10 किलो का और एक 5 किलो का। दोनों को हमने पाइवट पॉइंट से 4 मीटर्स की दूरी पर रख दिया है। अब इसको एनालाइज करते हैं कि ये क्या टॉर्क पैदा करेंगे या मोमेंट होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स कौन सी लग रही है, कहां कहां पे लग रही है। ये 10 केजी का मास है, इसको धरती नीचे खींच रही है अपनी तरफ, तो उसका जो वेट है वो बन जाएगा 10 इंटू जी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे एंड पे 5 किलो का मास रखा हुआ है, इसका वेट बन जाएगा 5 केजी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 5 इंटू जी हो जाएगा। तो ये दो फोर्सेस हमें देखने को मिल रही है, एक तरफ 10 जी, दूसरी तरफ 5 जी। अब ये दोनों फोर्सेस एक तरह का
ट्विस्ट पैदा करने की कोशिश करेंगी इस पाइवट पॉइंट पे। तो इनके ट्विस्ट को भी समझ लेते हैं। जो 10G की जो फोर्स है वो 4 मीटर की दूरी पर है पाइवट पॉइंट से। वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10 kg इंटू 9.8 इंटू 4 मीटर्स 392 न्यूटन मीटर का ट्विस्ट पैदा करेंगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जबकि दूसरी तरफ जो 5 kg है 5 kg इंटू 9.8 इंटू 4 मीटर्स 196 न्यूटन मीटर फोर्स विद डिस्टेंस, ये ट्विस्ट पैदा करने की कोशिश करेंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ट्विस्ट का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, डबल है। तो जो नेट जो है ट्विस्ट हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो ये ट्विस्ट है, इसका मतलब नेट फोर्स है, इसका मतलब इट इज अ टॉर्क। अब उसी एग्जांपल को लेते हैं, सेम चीज है लेकिन मैंने कुछ पोजीशन में चेंज कर दिया। जो 5 kg का था उसको 4 मीटर की दूरी पे ही रखा, लेकिन जी का मास था उसको हमने 2 मीटर की दूरी पे रखा पाइवट पॉइंट से। अब देखते हैं फोर्सेस क्या लगेंगी और क्या मोमेंट और टॉर्क में क्या चीज होगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले फोर्स विद डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। 10 kg वाले मास के केस में फोर्स विद डिस्टेंस आएगा 10 kg इंटू 9.8 इंटू 2 मीटर्स 196 न्यूटन मीटर। 5 kg के केस में आएगा 5 kg इंटू 9.8 और ये 4 मीटर की दूरी पे है इस पाइवट पॉइंट से 196 न्यूटन मीटर। तो दोनों के केस में जो फोर्स विद डिस्टेंस है ट्विस्ट सेम अमाउंट का है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और एक बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। ये दोनों वेट पाइवट पॉइंट के अराउंड बिल्कुल बैलेंस हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन में दिखाई देंगे, तो इसको हम बोलेंगे इट इज अ मोमेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स टॉर्क के। हाइड्रो पावर प्लांट में पानी ऊपर से नीचे गिरता है रोटर के ऊपर, तो जो पानी एक तरह से पानी एक वेट फोर्स डालता है रोटर के ब्लेड्स के ऊपर और रोटर के जो ब्लेड्स हैं मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें द टॉर्क आ गया। और ये ब्लेड्स आगे डायनेमो के साथ जुड़े होते हैं। डायनेमो इस रोटेशनल मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती है और हमारे घरों में बिजली आती है। सिमिलरली अगर हम विंड मिल का केस देखें, विंड मिल के जो ब्लेड्स होते हैं, जो विंड है हवा का तेज बहाव उन ब्लेड्स के बीच में से पास होती हुई जाती है और इसकी वजह से ब्लेड्स घूमना स्टार्ट कर देते हैं। टॉर्क उसके अंदर आ जाता है और रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। टॉर्क एक तरह से रोटेशनल एनर्जी है, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो डायनेमो के साथ जुड़ा होता है और बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो गए टॉर्क के। अब चीजों को समराइज कर लेते हैं। टॉर्क और मोमेंट क्या है? टॉर्क मूविंग फोर्स है जबकि मोमेंट स्टैटिक फोर्स है। टॉर्क में रोटेशन इन्वॉल्व होता है, मोमेंट में रोटेशन इन्वॉल्व नहीं होता। टॉर्क में नेट फोर्स हमें देखने को मिलती है बिकॉज तभी तो घूमेगा किसी एक डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तभी घूमेगा जब एक तरफ हमें ज्यादा फोर्स विद डिस्टेंस देखने को मिलेगी। जबकि मोमेंट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम शो करता है, दोनों तरफ सेम फोर्स विद डिस्टेंस हमें देखने को मिलती है। दोनों के यूनिट्स न्यूटन मीटर हैं। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट वन फॉर यू, अ मोमेंट इज ए मूविंग फोर्स। मोमेंट एक मूविंग फोर्स है, इज दिस ट्रू और फॉल्स? वी टेक द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लीवर आर्म टू फाइंड द मोमेंट। हम वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू आर्म लेंथ टू फाइंड द मोमेंट, इज दिस ट्रू और फॉल्स? एंड द लास्ट वन फॉर यू, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। फाइंड ए का आपको मास निकालने केजी में व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि मोमेंट है ये। आपको पाइवट पॉइंट से इनका लेंथ भी दी गई है, लीवर आर्म दूसरी तरफ 2 मीटर्स है और ये 1 मीटर है। आपको ए का मास निकालना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर्स आर, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।